1991 दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। एक सुपर पावर जिसके पास पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन थे और एक एम्पायर जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। वो बिना किसी वर्ल्ड वॉर के, बिना किसी इन्वेजन के, जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही टूट गए। तो मैं बात कर रहा हूं सोवियत यूनियन की। जी हाँ दोस्तों, तो एक वक्त था जब दुनिया दो साइड में डिवाइडेड थी। एक साइड पे था अमेरिका, दूसरी साइड पे था सोवियत यूनियन। जी हाँ, तो बात शुरू होता है 1917। एक ऐसी आग भड़की जो सदियों पुराना साम्राज्य जलकर खत्म हो गया। जी हाँ, रशियन रिवॉल्यूशन। गलियों में खून था, आवाज में बगावत और ताज जमीन पर गिर चुका था। एक एम्पायर गिरा, रोमानोव डिनेस्टी, जो कभी टूटने वाली नहीं लगती थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों में मिट गई और एक नया सिस्टम पैदा होता है। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट देगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूं कम्युनिज्म। बात है 1922, जब दुनिया की मैप पर एक नया सुपर पावर उभर कर आता है, यूएसएसआर। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, एक ऐसी ताकत जो अगले 17 साल तक दुनिया की डायरेक्शन तय करेगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो के साथ। लेनिन का गोल सिंपल था। आखिर थे कौन है लेनिन? एक रिवॉल्यूशनरी लीडर, जी हाँ, जिसने रशियन रिवॉल्यूशन को लीड किया और एक पूरे एम्पायर को गिरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर लेनिन, जो मानते थे कि पावर अमीर या राजाओं के हाथ में नहीं, आम लोगों के हाथ में होना चाहिए। जी हाँ, उनका विजन एकदम क्लियर था, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां अमीर या गरीब ना हो और सब बराबर। यूएसएसआर के सभी लोगों को एक करना और एक इक्वल सिस्टम बनाना। फिर आता है 1924, एक ऐसा साल जहां सब कुछ बदल गया। व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो गई, उनके साथ साथ उनका विजन भी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। जी हाँ दोस्तों, उनका ड्रीम अधूरा रह गया। एक परफेक्ट सोसाइटी बनाने का सपना अब डायरेक्शन के बिना था। फिर पावर आई एक ऐसे इंसान के हाथ में जो सिर्फ सिस्टम को नहीं, पूरा सोसाइटी को रिसेव करने वाला था। जी हाँ, जोसेफ स्टालिन। जी हाँ, जोसेफ स्टालिन एक ऐसा नाम जो आगे चलकर डर, कंट्रोल और एब्सोल्यूट पावर का एक सिंबल बन गया। यहीं से यूएसएसआर की असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। एक रिवॉल्यूशन से निकला हुआ देश अभी सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा था। जी हाँ, स्टालिन ने डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खामोशी से एक नया सिस्टम में बदल दिया। एक ऑथोरिटेरियन रूल जहां पावर सिर्फ एक आदमी के पास थे, वो थे जोसेफ स्टालिन। सिंगल पार्टी सिस्टम, यानी कि अपोजिशन में कोई पार्टी ही नहीं है, सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी। जो बोलने की कोशिश करता वो गायब हो जाता। हर डिसीजन, हर आवाज, हर सच वो एक कंट्रोल में था। जी हाँ दोस्तों, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही नाम, जोसेफ स्टालिन। ये कोई गवर्नमेंट नहीं था, ये एक सिस्टम था जहां डर सबसे बड़ा रूल बन गया था। लोगों के पास चॉइसेस नहीं थे, लोग वोट नहीं देते थे, लोग बस फॉलो करते थे, वो सिर्फ डर के लिए। जी हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्ट होने लगी, फैक्ट्रीज दिन रात चल रहे थे, गांव से शहरों तक मशीनों की आवाज है। यूएसएसआर कुछ ही सालों में पीछे से उठकर एक इंडस्ट्रियल पावर भी बन रहा था। कलेक्टिवाइजेशन फोर्सफुली हो गया, किसानों की जमीन ले ली गई, प्राइवेट फार्म्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए, सब कुछ स्टेट की कंट्रोल में। लोगों को फोर्स किया गया एक सिस्टम फॉलो करने के लिए जो उनका खुद का नहीं था। ग्रोथ बढ़ा, नंबर्स बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ा। दुनिया ने देखा कि यूएसएसआर कितना तेज गति से भाग रहा है, लेकिन इस स्पीड के पीछे एक खामोश सच छुपा था। जी हाँ दोस्तों, आखिर किस प्राइस पर? भूख, डर और लाखों जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, फिर आया 1930 के फामाइन, एक ऐसा ट्रेजेडी जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई। जी हाँ, जमीन थे लेकिन अनाज नहीं, लोग थे लेकिन खाना नहीं। जी हाँ, सोवियत यूनियन की कुछ हिस्सों में जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, खामोशी से, बिना आवाज के।
मिलियंस ऑफ लोग दुनिया के लिए एक नंबर ही बन गए। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग भूख से भी मर गए, कोई घर के अंदर, कोई सड़कों पर, कभी कभी एक एक फैमिली गायब वही हो जाती थी। जी हाँ दोस्तों, और सबसे डरावनी चीजें, ये सारी चीजें अचानक नहीं हुआ। पॉलिसीज, प्रेशर और कंट्रोल, इन सारे मिलके एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी जहां जीना ही मुश्किल हो गया। दुनिया भर के लोगों के लिए ये एक स्टैटिस्टिक्स सिर्फ था, लेकिन यूएसएसआर के लोगों के लिए ये एक रियलिटी बन चुकी थी। फिर आता है गुलाग, एक शब्द लेकिन अंदर छुपा हुआ था पूरा अंधेरा सिस्टम। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था, ठंड, भूख और थकान के बीच। गुलाग सिस्टम ये सिर्फ एक जेल जैसा नहीं था, ये पनिशमेंट और कंट्रोल का एक टूल भी था। जी हाँ, 18 मिलियन लोग इस कैंपस में जबरदस्ती भेजे गए, बहुत सारे इसमें कभी वापस ही नहीं आए। लोग जोसेफ स्टालिन का नाम से कांपते थे। जी हाँ, उनके खिलाफ एक आवाज और जिंदगी खत्म। यूएसएसआर धीरे धीरे सुपर पावर बन रहा था। जी हाँ, आर्मी स्ट्रांग हो रही थी, सारे फैक्ट्री चल रहे थे और पूरी दुनिया ये सारी चीजों को नोटिस भी कर रही थी। लेकिन ये पावर ट्रस्ट पर नहीं बल्कि डर के ऊपर बना था। 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, लेकिन एक नया फाइट का शुरुआत हो चुकी थी, कोल्ड वॉर। जी हाँ, दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, यानी कि यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। सिर्फ बॉर्डर नहीं, आइडियोलॉजी भी टूट गई थी। एक साइड पे था यूएसए, जहां फ्रीडम और कैपिटलिज्म का मॉडल था। एक साइड पे था सोवियत यूनियन, जहां कम्युनिज्म और स्टेट कंट्रोल का पूरा डोमिनेंट था। जी हाँ, कोल्ड वॉर ये नाम का वॉर था, लेकिन ये ट्रेडिशनल वॉर नहीं था। एक ऐसी जगह जहां बॉम्ब्स कम थे, लेकिन डर, प्रोपागेंडा और सस्पेंशन हर जगह। ये लड़ाई गोली से नहीं, आइडिया से लड़ा जा रहा था। हर कंट्री को चूज करना था एक साइड, न्यूट्रल रहना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। यह आइडियोलॉजिकल वॉर 2 सिस्टम और 2 सोच को लेकर बनी थी। एक कहता था फ्रीडम, दूसरा कहता था इक्वालिटी, और दोनों अपने आप को सही समझते थे। ये एक ईगो वॉर भी बन चुकी थी। जी हाँ, पावर की, डोमिनेंस की, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन दुनिया को लीड करेगा। और हर मूव वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, वो एक मैसेज हुआ करता था। दोनों सुपर पावर बनना चाहते थे, बल्कि अपने देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया पर इन्फ्लुएंस के लिए। एक रेस शुरू हो चुकी थी, वेपन्स की, टेक्नोलॉजी की और कंट्रोल की। जी हाँ, और इसी रेस का एंड कोई नहीं जानता था। तो और सवाल ये है कि डायरेक्ट वार क्यों नहीं हुआ। जी हाँ, जब दोनों देश इतना पावरफुल थे तो सामने से लड़ाई क्यों नहीं हुई। जी हाँ, क्योंकि दोनों के पास ऐसी पावर थी जो जीत से ज्यादा एक देश को तबाह कर सकती थी। न्यूक्लियर वेपन, यानी कि एक बटन और सब कुछ खत्म। अटैक करने से पहले दोनों कंट्री को ये लगता था कि अगर हम अटैक करेंगे तो दूसरा कंट्री जरूर अटैक करेगा, और ये वार सिर्फ जीत के लिए नहीं, बचने के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया खत्म होने की ताकत इस वार में थी। जी हाँ, क्योंकि अगर ये वार होती सिर्फ 2 देश नहीं, पूरा दुनिया खत्म हो जाता। और एक रीजन ये भी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों देश और एक वार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जी हाँ, और ये रेस सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, अब ये रेस आसमान तक पहुंच चुकी थी। स्पेस रेस, जी हाँ, टेक्नोलॉजी, साइंस और प्रेस्टीज का अल्टीमेट रेस। फिर आता है 1957। जी हाँ, स्पुतनिक 1, जब यूएसएसआर ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेज दिया और एक सिग्नल दिया कि हम लोग आगे हैं। फिर आता है 1961, जब यूरी गागारिन पहला इंसान स्पेस में जाते, एक आम इंसान लेकिन पूरा ह्यूमैनिटी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। यूएसएसआर के लिए ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं था, एक डोमिनेंस का सिंबल बन चुका था। और यूएस के लिए ये एक चैलेंज था। जी हाँ, ये रेस अब और तेज हो गई थी, जमीन पर भी और आसमान पर भी। जी हाँ, कौन पहले फ्यूचर तक पहुंचता है। यूएसएसआर ने पूरे दुनिया को सरप्राइज कर दिया। जी हाँ, स्पेस रेस में एक के बाद एक अचीवमेंट्स दुनिया देख रही थी और हैरान हो रही थी, लेकिन हर चीज के पीछे एक अनसीन कॉस्ट छुपी होती है। जी हाँ, ये रेस फ्री नहीं था,
रॉकेट्स, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ये सिर्फ साइंस नहीं, एक मासिव इन्वेस्टमेंट था। हर लॉन्च सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं, एक मासिव फाइनेंशियल प्रेशर भी था। और धीरे धीरे ये प्रेशर सिस्टम में जमा हो रहा था और ये इकोनॉमी को तोड़ रहा था। रिसोर्सेस डाइवर्ट हो रहा था और लोगों की नीड्स पीछे छूट रही थी। एक तरफ था दुनिया को इम्प्रेस करने की रेस और दूसरी तरफ अपनी ही सिस्टम को सस्टेन करने की स्ट्रगल। और यहीं से धीरे धीरे सिस्टम में क्रैक्स दिखने शुरू हो गए। जी हाँ, यूएसएसआर ने अपनी इकोनॉमी का ऑलमोस्ट सब कुछ मिलिट्री और ग्लोबल कंपटीशन में डाल दिया था। अब धीरे धीरे ये सुपर पावर बनने का रेस महंगा होने लगा था। जी हाँ, ये कहना शायद गलत नहीं होगा, सोवियत यूनियन ने अपना रोटी बेचकर पैसा वेपन्स खरीदने में लगा रहा था। पब्लिक लाइन में खड़ी रहती थी घंटों घंटों बेसिक चीजों के लिए, ब्रेड्स, मिल्क, डेली नीड्स, हर चीज के लिए स्ट्रगल, वेट और अनसर्टिनिटी। जीडीपी गिर रहा था, नंबर्स नीचे जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं था। करप्शन बढ़ रहा था, सिस्टम के अंदर पावर का मिसयूज नॉर्मल बन चुका था, इनएफिशिएंसी बढ़ चुकी थी, यानी कि काम हो रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे ये सब मिलकर एक साइलेंट कोलैप्स क्रिएट कर रहे थे। सिस्टम अंदर से टूट रहा था, बाहर से सब कुछ नॉर्मल, एक सुपर पावर, लेकिन फाउंडेशन हिल चुकी थी। फिर आता है 1986, एक ऐसी रात जो पूरे हिस्ट्री में रह गया, चेरनोबिल डिजास्टर। जी हाँ, एक न्यूक्लियर रिएक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर क्या होता है? एक्सप्लोजन। लेकिन ये एक्सप्लोजन सिर्फ एक रिएक्टर का नहीं था, पूरा सिस्टम का था। जी हाँ, रेडिएशन जो दिखाई देता है ना सुनाई देता है, लेकिन उस रात वो पूरा हवा में फैल चुका था। लोग सो रहे थे बिना जाने कि उनके आसपास सब कुछ बदल चुका है। गवर्नमेंट ने सब छुपाया, डिले किया, इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए पूरा कोशिश किया गया, जिससे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब रियलिटी सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने ट्रस्ट खो दिया, सिस्टम पर, लीडर्स पर और वो सारे प्रॉमिस का पर। जी हाँ, और यही था टर्निंग पॉइंट। लोगों ने पहली बार ओपनली सवाल उठाए, क्या ये सिस्टम सच में स्ट्रांग है या सिर्फ दिखावा? चेरनोबिल इंसिडेंट का बाद डर सिर्फ रेडिएशन का नहीं था, ट्रस्ट का टूटने का भी था। फिर आया 1979, एक ऐसी डिसीजन जो फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिया, सोवियत अफगान वार। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में एंट्री ले ली और सोचा था कि कंट्रोल जल्दी मिल जाएगा। लेकिन ये एक ट्रैप बन गया। जी हाँ, ये एक ट्रेडिशनल वार नहीं थी, ये एक एंडलेस स्ट्रगल बन चुका था सोवियत यूनियन के लिए, माउंटेन की बीच। पैसा गए, यानी कि ऑलरेडी प्रेशर में चल रहा इकोनॉमी और भी ड्रेन होने लगी। सोल्जर्स गए, हजारों सोल्जर्स कभी घर वापस नहीं आए, फैमिलीज इंतजार करते रह गई। रेस्पेक्ट गया, यानी कि दुनिया देख रहा था और एक सुपर पावर फंस चुका है। सवाल पूछने लगे, ये वार क्यों, आखिर किसके लिए? जी हाँ, ये वियतनाम का वार जैसे बन चुका था। ये वार जीतने के लिए मुश्किल था और निकलने के लिए और भी मुश्किल बन चुका था। जब एक सुपर पावर लंबी, महंगी और एक अनक्लियर वार में फंस जाता है, तो उसका फ्यूचर और भी रिस्क में आ चुका होता है। जी हाँ, 1985 एक नया लीडर एक नए सोच के साथ एंटर करते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव। जी हाँ, यंग, एनर्जेटिक और सिस्टम को चेंज करने के लिए रेडी। पहली बार लोग ओपनली बोलने लगे। जी हाँ, मीडिया को फ्रीडम दिया गया, न्यूज कंट्रोल से बाहर आने लगी, ट्रूथ बाहर आया, पुराने गलतियां, फेलियर, हिडन रियलिटीज, सारे चीजें सामने आने लगा। सिस्टम को रिस्ट्रक्चर किया गया, प्राइवेट बिजनेसेस को अलाउ किया गया, यानी कि कम्युनिज्म के अंदर थोड़ा सा कैपिटलिज्म, और इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर किया गया और एफिशिएंट बनाने की पूरी कोशिश की गई। इंटेंशन सिस्टम को बचाना था, एक फेलिंग स्ट्रक्चर को रिपेयर करना था। लेकिन जैसे ही सिस्टम खुला, सिस्टम धीरे धीरे एक्सपोज होने लगा और कंट्रोल हाथ से धीरे धीरे स्लिप होने लगा। रिपब्लिक्स सवाल पूछने लगे और लोगों ने अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू किया। एक सिस्टम जो सालों तक फियर यानी कि डर पर टिका था, अब वो फ्रीडम के सामने टिक नहीं पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, और यहीं से एंड की काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी।
बाल्टिक स्टेट्स जैसे इस्तोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यहीं से आवाज उठना शुरू हुआ। फिर आता है 1986, छोटे छोटे प्रोटेस्ट, छोटे छोटे आवाजें, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। लैटविया, कजाकिस्तान, मॉस्को, एक के बाद एक जगह लोग सड़कों पर आ गए थे। हजारों लोग फ्रीडम के लिए मार्च कर रहे थे। सिर्फ एक ही डिमांड, आजादी। सिंगिंग रिवॉल्यूशन, जी हाँ, एक पीसफुल मूवमेंट, लेकिन इतना पावरफुल इम्पैक्ट कि पूरा सिस्टम हिल गया। गवर्नमेंट इग्नोर किया, सोचा कि ये आवाज खुद ही शांत हो जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी कि प्रोटेस्ट को अंडर एस्टिमेट करना। जी हाँ, जब सारे लोग इकट्ठा होकर अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो सिस्टम कोलैप्स करना सिर्फ वक्त का बात होता है। फिर आता है बर्लिन वॉल मूवमेंट। जी हाँ, 1989 वो रात जो पूरा हिस्ट्री बदल दिया। एक वॉल गिरा, कंक्रीट का नहीं, कंट्रोल का। सालों से खड़ा हुआ एक वॉल लोगों ने खुद तोड़ा। लेकिन ये सिर्फ बर्लिन का दीवार नहीं, ये यूएसएसआर का कंट्रोल का सिंबल था। जी, और जब ये गिरा सिर्फ एक सिटी फ्री नहीं हुआ, बल्कि पूरा ईस्टर्न यूरोप का देश धीरे धीरे आजाद होने लगा। लोगों को होप मिल गया कि चेंज पॉसिबल है, कि सिस्टम को तोड़ा जा सकता है। फिर आता है 1991, एक ऐसे साल जहां सब कुछ टूटने वाला था। सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स मोड में था। जी हाँ, फिर एक लास्ट अटेम्प्ट हुआ सिस्टम को बचाने का। कम्युनिस्ट हार्डलाइनर पूरी कोशिश करते हैं सिस्टम को, कंट्रोल को वापस लेने के लिए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आर्मी लोगों के ऊपर फायर करने के लिए साफ मना कर देती है, यानी कि वो जो फियर का सिस्टम था वो अभी टूट चुका था। और फिर एंट्री होता है बोरिस एल्स्ट्रम, एक ऐसी लीडर जो टैंक के ऊपर खड़ा होकर ओपनली सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। और लोगों के साथ खड़ा था। फिर आता है 8 दिसंबर 1991, जब रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक्स सोवियत यूनियन से अलग होने की डिसीजन लेते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, एक सुपर पावर का एंड था। फिर आता है 25 दिसंबर 1991, यानी कि सिर्फ 17 दिन के बाद यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ऑफिशियली खत्म हो जाता है। एक सिस्टम जो 70 साल से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा था, उस दिन वो एक हिस्ट्री बन गया था। ना वार से गिरा, ना इन्वेजन से, अंदर से टूटकर खुद ही खत्म हो गया। जी हाँ, और यहीं से रियल स्ट्रगल शुरू होता है। जी हाँ, जीडीपी गिर गई, यानी कि कोई जगह पर इकोनॉमी पूरा खत्म ही हो गया। सोसाइटी अनबैलेंस हो गया, क्राइम, ड्रग्स, सुसाइड्स, और गरीबी आसमान तक छू गई। यानी कि जो पहले एक स्टेबल लाइफ जी रहे थे वो सडनली स्ट्रगल करने लगे। जी हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर गई। जी हाँ, कल तक एक सुपर पावर आज सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उस टाइम पे ये सवाल नहीं था कि यूएसएसआर क्यों गिरा, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल था कि इसके बाद जो आएगा क्या वो बेटर होगा या नहीं। एक सुपर पावर गिरा, लेकिन इम्पैक्ट एक देश तक सीमित नहीं था। जी हाँ, सोवियत यूनियन का डिसॉल्व होने के बाद पूरा बैलेंस हिल गया। जी हाँ, क्यूबा बिना सपोर्ट के इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा था। नॉर्थ कोरिया के ऊपर आइसोलेशन और भी बढ़ गया था। अफगानिस्तान जो ऑलरेडी वार में टूट चुका था, फिर सिविल वार ने उसको और भी अनस्टेबल बना दिया। दुनिया का बैलेंस खत्म हो गया। जी हाँ, एक साइड में जो इतने सालों से काउंटर में थी वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और फिर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ अकेला सुपर पावर बन गया। जी हाँ, कोल्ड वॉर खत्म हो चुके थे, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी चल रहा था। जी हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही सवाल रह गया, जब दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर हो, क्या वो बैलेंस है या इम्बैलेंस? तो हिस्ट्री हमें एक ही चीज सिखाई कि पावर सिर्फ वेपन में नहीं, सिस्टम में होता है। अगर सिस्टम अंदर से टूट जाए तो बहुत बड़ा सुपर पावर भी एक दिन हिस्ट्री बन जाती है। जी हाँ, तो ये थी सोवियत यूनियन की गिरने की कहानी। जी हाँ, एक ऐसी पावर जो बाहर से लोहे की तरह मजबूत दिखती थी लेकिन अंदर से खोखली थी। जी हाँ, ये एक देश की गिरने की कहानी नहीं, एक सिस्टम फेल का कहानी। तो कहानी आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रहता हूँ, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।